Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dears. I am Rahatullah from Qaid Azam College of Nursing and Allied Health Sciences हॉबी। तो ये हमारे पास अप्लाइड न्यूट्रिशन का यूनिट नंबर 2, ठीक है। टाइटल है न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन इन्फेंसी एंड प्री स्कूलर ईयर्स, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे पास इन्फेंट होता है और जो हमारे पास प्री स्कूलर बच्चे होते हैं तो उनको हम कौन सा न्यूट्रिएंट देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, फार्मूला फीडिंग देते हैं। आयन इन्फेंट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है, फार्मूला फीडिंग इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फार्मूला फीडिंग है तो हम डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो हमने ये देखना होगा कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्फेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग है या फार्मूला फीडिंग है, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखना होगी कि अगर हम फार्मूला फीडिंग किसी बच्चे को करते तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, यानी बच्चे के लिए डिजीज के चांसेस होते हैं। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि प्री लैक्टल फीडिंग किया है, ठीक है, वेनिंग किया है, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी कहेंगे कि न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हम किस तरह करेंगे। तो ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इसी चैप्टर का। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, ठीक है। तो बेस्ट फीडिंग ऑप्शन, ब्रेस्ट मिल्क फॉर द बेबी शुड बी फर्स्ट चॉइस। अगर हम बच्चे को फीड करते तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, यानी जो मदर मिल्क है ये बेस्ट ऑप्शन है। फार्मूला फीडिंग इज आल्सो आर सोशल मेडिकल आर सोशल कंटेंट। हाँ, कभी कभार ये भी हो सकते हैं क्या हम फार्मूला फीडिंग करते हैं। क्यों करते हैं हम फार्मूला फीडिंग? कभी कभार ये होता है कि सोशल कंटेंट आता है, मतलब अक्सर माए कहते हैं कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना बच्चे को, क्योंकि इससे हमारे जो बॉडी है वो नॉर्मल हेल्थ डिस्टर्ब होते हैं। ये कभी कभार ये भी हो सकते हैं कि जो मदर्स होते हैं, मदर का जो ब्रेस्ट फीड होती है उसके अंदर कोई डिजीज़ होते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ ड्रग्स लेते हैं जो बच्चे के लिए ठीक नहीं होते, तो तब भी हम फार्मूला फीडिंग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस वक्त ब्रेस्ट फीडिंग करे, ब्रेस्ट मिल्क दे बच्चे को, तो बच्चे के लिए तो नुकसानदेह है। मदर शुड ट्राई टू ब्रेस्ट फीड एट द इनिशियल 3 to 4 week एज मोस्ट हेल्दी एंटीबॉडी आर ट्रांसफर इन द इनिशियल डे। अच्छा, जो पहला 3 से लेकर 4 दिन तक उन दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इस ब्रेस्ट फीडिंग को हम स्पेशल नाम देते हैं क्लोस्टम। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, जो किसी बच्चे की बॉडी में जाके वहाँ पर इम्यून सिस्टम का पार्ट्स बन जाता है। मतलब ये फर्स्ट 3 to 4 week में जो ब्रेस्ट मिल्क होते हैं ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, if formula feeding is to be done, combine it with breastfeeding should be considered। अच्छा, अगर किसी बच्चे को हम ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे सकते हैं और हमने फार्मूला फीडिंग देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को कंबाइन करेंगे, फार्मूला फीडिंग भी करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग भी करेंगे, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग कम कितना भी क्यों ना हो। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फर्स्ट फॉलो फार्मूला फीडिंग इन दिस केस। अच्छा, अब अगर फार्मूला फीडिंग भी है, ब्रेस्ट फीडिंग भी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि पहले हम ब्रेस्ट फीडिंग करें, बाद में आप फार्मूला फीडिंग करें। इफ़ यू प्लान टू यूज़ फार्मूला फॉर ओकेजनल फीडिंग, लिमिट बॉटल टू 1 per 24 hour to avoid slowly your milk production। अच्छा, अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं कर सकते, फार्मूला फीडिंग, और उन फार्मूला फीडिंग में स्पेशली आप बॉटल की यूज़ कर सकते हैं, तो 24 आवर में आप 1 बॉटल का इस्तेमाल करना होगी। इसको आपने लिमिटाइज करना होगी ताकि बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग हो जाए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउ और बफेलो मिल्क शुड नॉट बी गिवन अप टू 12 month ऑफ एज या 1 year, ठीक है। अगर हमारे पास किसी बच्चे की एज 12 मंथ से कम है तो कोशिश हम करेंगे कि इस बच्चे को हम बफेलो या काउ मिल्क न दिया करें, क्योंकि अगर इस वक्त हम काउ मिल्क या बफेलो मिल्क दिया जाए किसी बच्चे को तो वो बच्चे के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है, क्योंकि वो बच्चा फिर इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि ब्रेस्ट मिल्क, अगर ब्रेस्ट मिल्क नहीं है तो फार्मूला फीडिंग, अगर फार्मूला फीडिंग नहीं है तो फिर काउ मिल्क या बफेलो मिल्क को आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन काउ मिल्क बफेलो मिल्क से इम्पॉर्टेंट है कि आप फार्मूला मिल्क को यूज़ करें। अच्छा, डेवलपमेंटल पैटर्न की बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश से लेकर 28 दिन तक जो एज का जो सिलसिला होता है इसको हम कहते हैं न्यूनेट एज, ठीक है।
अब 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक उसको हम कहते हैं इन्फेंट। अब 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक हम कहते हैं टोडलर, ठीक है। और अगर किसी बच्चे की उम्र 3 से लेकर 5 ईयर तक होती है तो उसको हम कहते हैं प्री स्कूलर, और 5 से 12 साल तक उसको हम कहते हैं स्कूल एज चिल्ड्रन, और अगर 12 साल से भी बढ़ जाए तो ये एडोलेसेंट में आता है। तो इस एज क्राइटेरिया को हमने याद रखना होगी कि कौन से टाइम से कौन से टाइम तक इसके एज को स्पेशल नाम यूज होते हैं। अच्छा, अबाउट अर्ली चाइल्डहुड केयर, हेल्थी हैबिट आर taught टू बी चाइल्ड राइट फ्रॉम बर्थ। जाहिर सी बात है कि अगर हम हमारे पास कोई बच्चा होती है तो पैदाइश से उसकी हैबिट बन जाती है हेल्थी हैबिट। यानी अगर बच्ची की पैदा होने के बाद उसको हम हेल्थी हैबिट यूज़ करते हैं तो जब ये बच्चा बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है वो हेल्दी होगा। लेकिन अगर बचपन से उसको हम ऐसा हैबिट यूज़ करते हैं जो उस बच्चे के लिए अनहेल्दी हो तो बड़ा बनकर अनहेल्दी होगा। इन अफेक्ट हेल्थ ऑफ द बेबी इज डिसाइड इवन बिफोर हिज बर्थ। हेल्दी चाइल्ड इज बर्न टू द मदर हु कीप्ड हेल्दी फूड हैबिट ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि एक बच्चे का जो हेल्थ है ये हम डिसाइड करती हैं उसकी पैदाइश से पहले। मतलब अगर कोई फीमेल है, वो फीमेल प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान वो हेल्दी फूड को यूज़ करता है तो जाहिर सी बात है उसका बच्चा भी हेल्दी होगा। लेकिन अगर वो हेल्दी फूड का इस्तेमाल नहीं करता तो उसका बच्चा हेल्दी नहीं हो सकता, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफन टेक देयर एटीट्यूड एंड हैबिट फॉर्म ड्यूरिंग देयर इनिशियल ईयर इनटू एडल्टहुड। हमेशा किसी बच्चे का जो एटीट्यूड होता है, जो उसका हैबिट्स होता है, वो पहले सालों से ही वो सीख लेते हैं। अगर पहले ही से इनिशियल स्टेजेस से उसका एटीट्यूड और हैबिट अच्छा था तो उसकी लेटर एज में भी वो एटीट्यूड हैबिट्स अच्छा होगा, ठीक है। लर्निंग हेल्थी एटिंग बिहेवियर एट एन अर्ली एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ले अ गुड फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। जाहिर सी बात है कि अगर हम बचपन में उसको अच्छा खुराक सप्लाई करें, ठीक है, हाई क्वालिटेटिव फूड सप्लाई करें तो वो बच्चा फ्यूचर में उसका हाई क्वालिटेटिव हेल्थ होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बचपन में हम उसे लो क्वालिटेटिव फूड अप्लाई करें जिसमें न्यूट्रिशनल और कैलोरिक वैल्यू कम होगा तो जाहिर सी बात है वो बच्चा जब एडल्ट स्टेज पाएगा तो उसका वेट हाइट दोनों कम होगा, ठीक है। उसका हेल्थ जो होगा वो क्वालिटेटिव नहीं होगा। एट ऑल एजेस children are not eating diet with enough nutrient or diversity and they are eating too much sugar salt and fat। देखिए अक्सर बच्चे होते हैं जो ऐसे खुराक को लेते हैं जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो, जिस तरह के वो अक्सर शुगर लेते हैं, सॉल्ट फैट्स का यूज़ करते हैं। हालांकि न्यूट्रिशनल वैल्यू या बॉडी बिल्डिंग में जो बॉडी की ग्रोथ में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं वो तो प्रोटीनिशियस फूड होते हैं, और बाकी कार्ब्स और फैट जो होते हैं ये तो कैलोरिक वैल्यू तो रखते हैं लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू इसका इतना ज़्यादा नहीं होता। The risk at each age can lead to one or more forms of malnutrition, stunting, wasting, hidden hunger, overweight and obesity। अच्छा, माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि अगर न्यूट्रिशन नॉर्मल से कम हो या न्यूट्रिशन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो कभी कभार हमारे पास स्टंटिंग होते हैं। स्टंटिंग का मतलब जब बंदा काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं, ठीक है। वास्टिंग होते हैं, वास्टिंग के अंदर बंदे को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो उसका वेट लॉस हो जाता है। वास्टिंग का मतलब जब उसकी वेट लॉस होती है। हेडन हंगर, हेडन हंगर जब किसी बच्चे को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा तो वो अंदर से भूखा होता है। या अगर किसी बंदे को नॉर्मल से ज़्यादा मिल रहा है तो कभी कभार वो ओवरवेट या ओबेसिटी का शिकार भी हो जाता है। दिस कंडीशन कैन अफेक्ट स्कूल परफॉर्मेंस एंड लाइफ लॉन्ग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड प्रेजेंट हेल्थ रिस्क इनटू एडल्ट। अब ये जो कंडीशन है ये हमारे पास बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस को भी डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी डिस्टर्ब करे। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो बच्चे कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है, तो उसका लर्निंग पावर बहुत कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि उसको ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है वो तो मिल नहीं रहा। इसके अलावा जब वो कमज़ोर पड़ जाता है तो कल जाके वो कोई ड्यूटी वगैरह भी नहीं कर सकती तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो गई, ठीक है, और भी मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ यंग चिल्ड्रन 6 to 23 month consume breast milk, they are not eat enough animal source food, fruit, legume, vegetable and relate to heavily on grain। अच्छा, इसका मतलब ये कि हमारे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिए ब्रेस्ट मिल्क अच्छी बात है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर नहीं होते, उसको हमने एनिमल सोर्स से लेना है, उसको हमने प्लांट सोर्स से लेना है,
ठीक है। अब कहते हैं कि 59% ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड आर नॉट बीइंग फीड मच नीडेड न्यूट्रिएंट फ्रॉम एनिमल सोर्स। 59% बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क को यूज करते हैं लेकिन वो एनिमल सोर्स नहीं यूज करते एज ए फूड के लिए, हालांकि उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 44% बच्चे ऐसे हैं वर्ल्ड वाइड में जो एज ए प्लांट वेजिटेबल को यूज नहीं करते, हालांकि वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसकी बात हम कर ले कि रिस्क फैक्टर इन इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन इन अप्रोप्रिएट ग्रोथ। ठीक है। वेट गेन टू स्लो और टू रैपिड फॉर लेन। देखिए, कभी कभार अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मिल रहे हैं बच्चे को तो उसका ग्रोथ काफ़ी कम होगा, कभी कभी ज़्यादा मिल रहा है तो उसका ग्रोथ काफ़ी रैपिड होगा। दोनों जो हमारे पास है रिस्क फैक्टर है, अगर ग्रोथ नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है। इन अप्रोप्रिएट या इनएडिक्वेट डाइट, फार्मूला नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली। अगर मिसाल के तौर पर कोई फार्मूला है, अगर उसको प्रॉपरली आप प्रिपेयर ना करें तो इनअप्रोप्रिएट डाइट के अंदर आती है। मिसाल के तौर पर कभी कभार वो कंसनट्रेटेड हो जाती है, कभी कभार वो डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि उसमें सैल्यूट की कंसनट्रेशन कम हो, कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि उसमें सैल्यूट की कंसनट्रेशन बढ़ जाए। सॉलिड गिवन बिफोर डेवलपमेंटल एज ऑफ 4 to 6 मंथ। अच्छा, अगर किसी बच्चे की एज 4 से लेकर 6 मंथ तक होती है तो इस दौरान हम सॉलिड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि सॉलिड एक कम्प्लेक्स फूड होता है और वो फिर डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि उसमें एंजाइम की कमी होती है। एक्सेसिव सॉलिड गिवन इन इन्फेंसी सो दैट द ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। ठीक है। अच्छा, फिर हम एज बढ़ने के साथ साथ फिर हम सॉलिड देते हैं, क्यों? बल्कि सॉलिड भी नहीं देते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिक्विड देते हैं, फिर सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड देन सॉलिड। ठीक है। ताकि हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क की रिडक्शन हो जाए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फूड इज नॉट अप्रोप्रिएट टू सपोर्ट डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। एनी फिंगर फूड एंड टेक्सचर फूड आर नॉट ऑफर्ड बाय डेवलपमेंटल एज ऑफ 6 to 8 मंथ। देखिए, फिंगर फूड वो फूड जो हम मतलब फिंगर से तैयार करते हैं, और टेक्सचर फूड जिस तरह की क्रीमी फूड्स होते हैं, थिकन फूड होता है। तो अगर किसी बच्चे की एज 6 से लेकर 8 मंथ तक होती है तो उससे हम फिंगर फूड या टेक्सचर फूड नहीं देते। कप एंड स्पून आर नॉट ऑफर्ड बाय 9 to 12 मंथ। अगर किसी बच्चे का उम्र 9 से लेकर 12 मंथ होते हैं तो उससे हम कप और स्पून फूड नहीं देते। बॉटल यूज कंटिन्यू आफ्टर 18 मंथ। अच्छा, एमसीक्यूज किस तरह आता है? एमसीक्यूज आएगा कि अगर किसी बच्चे का एज होता है 6 से लेकर 8 मंथ तक तो उसे हम फिंगर फूड या टेक्सचर फूड दे सकते हैं या नहीं। या कभी कभार दे सकते हैं कि अक्सर बच्चों को कप या स्पून फूड हम नहीं देते अगर उसका एज कितना हो, 6 से 8 मंथ, 9 से 12, 18 या ऑल ऑफ दीज। तो अगर किसी बच्चे का उम्र 9 से लेकर 12 मंथ हो तो उसको हम कप या स्पून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, इनअप्रोप्रिएट फीडिंग बिहेवियर आर इन्वायरमेंट। ठीक है। इन्फेंट नॉट अलाउड टू फीड ऑन डिमांड। अक्सर बच्चे होते हैं वो फूड का डिमांड करते हैं लेकिन उसी टाइम पर वो फूड हम नहीं सप्लाई करते। तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि पेयर वो हमारे पास इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर शो करते हैं। इट्स अ लेक ऑफ रूटीन मील्स एंड स्नैक चाइल्ड अलाउड टू ग्रेस। अच्छा, एक मील्स होता है, एक स्नैक होते हैं। ठीक है। जो अपन 3 टाइम मील्स होते हैं और 3 टाइम स्नैक होते हैं, 2 मील के माबेन जो गैप होते हैं वो हमारे पास स्नैक में आते हैं। ठीक है। तो अगर प्रॉपर टाइम नहीं है मील्स का, स्नैक का, तो बच्चे ग्रेजिंग का शिकार हो जाते हैं। केयर गिवर प्रेशर टू गेट चाइल्ड टू ईट इंक्लूड फोर्सिंग, ब्राइबिंग, रिवार्डिंग। अच्छा, जब बच्चा डिमांड करते हैं फूड का तो उस वक्त हम फूड नहीं देते, लेकिन कभी कभार हम बाई फोर्स कहते कि आप इस फूड को ले। ठीक है। वैसा नहीं करनी चाहिए। और मील्स टेक लेस देन 10 मिनट और मोर देन 40 मिनट। अच्छा, जो मील्स होते हैं उसको हम 10 मिनट से कम टाइम भी नहीं देना। अगर 10 मिनट से कम टाइम में आप वो फूड को ले और आपको ले तो फिर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर 40 मिनट से ज़्यादा ले फिर भी हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है। हेल्थ फैक्टर इम्पैक्ट न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। अच्छा, ये कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को अफेक्ट कर सकते हैं? ठीक है। मिसाल के तौर पर उसमें स्पेशली चाइल्ड हो इस ट्यूब फीड, अगर किसी बच्चे को ट्यूब के ज़रिए से फीड दे सकते हैं तो भी उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्टर्ब हो सकते हैं। या उसका ओरल प्रॉब्लम है, मोटर प्रॉब्लम है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये टेम्पोरस मेजेटर मसल्स काम नहीं करा। इसी तरह कभी कभार किसी बच्चे को जो हम फूड देते हैं उस फूड से एलर्जीज होती हैं उसका, जब एलर्जीज होती है तो भी प्रॉब्लम है। या इनटॉलरेंस, कभी कभार जो फूड हम देते हैं उसमें फिर फाइबर की कमी होती है और बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होती है।
कि कभी कभार कुछ मेडिकल कंडीशन भी होते हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं उससे कभी कभार कोई डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह कुछ ऐसा फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एपेटाइट को अल्टर करते हैं, यानी अगर वो मेडिकेशन हम यूज़ करें तो हमें एपेटाइट नहीं लगती, हमें भूख नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटजीज की बात करें, प्रोमोट फूड विद एडिक्वेट माइक्रो न्यूट्रिएंट कंटेंट, ठीक है। तो हमने ऐसा फूड को लेना होगी जिसमें हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट एक खास मकदार में मौजूद हो। स्ट्रेंथिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट लेजिस्लेशन मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच टू इंश्योर हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सप्लाई। अच्छा, डिफरेंट कमेटीज, डिफरेंट सेक्टर के साथ हमने कंटेक्ट करना होगी ताकि एक प्रॉपर फूड सप्लाई हमारे हमको तक पहुंच जाए, ठीक है। यानी हम चाहे पॉलिटिकल बेस पे हो, लेजिस्लेशन बेस पे हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ हमने मिलना है और हमें प्रॉपर फूड सप्लाई करना है, ठीक है। प्रोवाइड कम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन टू द पब्लिक, और फिर पब्लिक को, आवाम को हमने एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी देना है, प्रॉपर एजुकेशन भी देना है फूड के बारे में, ठीक है, कि आप इसी तरह इस फूड को इस्तेमाल करें, इंश्योरिंग अ सेफ हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड सप्लाई। और हम जो फूड सप्लाई करते हैं दो तरीके, एक तो वो फूड सेफ होना चाहिए, दूसरा सस्टेनेबल होना चाहिए जो लोग उसको एफर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोमोटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द WHO ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ। WHO ने कहा कि जब हम डाइट लेते हैं दो चीज़ें, एक तो हम फिजिकल एक्टिविटीज भी परफॉर्म करनी चाहिए डाइट लेने के साथ, दूसरा हेल्थ को एक हेल्थ को मतलब पीक लेवल तक इम्प्रूवमेंट भी लेना चाहिए। प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग न्यूट्रिशनल वेल बीइंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड नॉट इंश्योर गुड न्यूट्रिशन throughout the life cycle of all age of group, strengthening of food safety research monitoring and evaluation। अच्छा, मिसाल के तौर पर कोई वोमेन है या कोई चिल्ड्रन है, तो इस वोमेन की न्यूट्रिशन का भी हम ख्याल रखेंगे, इस चिल्ड्रन की न्यूट्रिशन का भी हम ख्याल रखेंगे, ठीक है। और हम फूड सेफ्टी को भी बढ़ाना है, यानी जो फूड हम लेते हैं उनको एक प्रॉपर वे से प्रिजर्व भी करना है, ठीक है। और इसका इवोल्यूशन भी हमने देखना है, ठीक है। अगर इसकी एनर्जी की बात करें एज के लिहाज से, तो अगर किसी का एज 1 से लेकर 3 ईयर तक होगा तो कैलो काल या पर किलोग्राम पर डे के लिहाज से होगा 102, लेकिन सिर्फ अगर पर डे के लिहाज से रहेगी तो वो 1300 किलो काल होगा। लेकिन अगर इसे देखिए जब एज बढ़ेगी 4 to 6 ईयर से 1 to 10 ईयर, तो किलो काल पर किलोग्राम वैल्यू डिक्रीज, लेकिन उसके जो किलो काल पर डे वैल्यू है तो वो इंक्रीज। अच्छा, MCQ पॉइंट है कि 1 किलो कैलोरी के अंदर कितना एनर्जी होती है, 4.2 जूल। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं कि एक्सेस यूटिल 6 मंथ ऑफ ए स्पेसिफिक, अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप 6 मंथ तक कर सकती किसी बच्चे के लिए। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो एक स्पीशीज स्पेसिफिक होता है। मिसाल के तौर पर अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, एनिमल, ठीक है। दूसरा ये सूटेबल भी होता है, ये चूंकि नेचुरल प्रोडक्ट है, ये वार्म होते हैं, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता, रेडिली अवेलेबल होते हैं। और क्लोस्ट्रम जो स्टार्ट में मिल्क होते हैं उसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, ये हमारे पास इसमें एंटीबॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें एक ख़ास मकदार का कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स होता है जिसको इजीली हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें विटामिन ज़्यादा होते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास किसी पर्सनैलिटी, किसी बच्चे की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में हेल्प देती है। अच्छा, अगर हम कंपोजिशन की बात करें 100 ml के गिलास से, तो कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 6.8, ठीक है। 100 ml ऑफ ह्यूमन मिल्क ले तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं 6.8। खाओ के अगर 100 ml ले तो उसमें 5.0 और बफेलो के अंदर 4.5, ठीक है। और इसी तरह ये जो प्रोटीन का वैल्यू दिया है, फैट्स का वैल्यू दिया है और एनर्जी का। अच्छा, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ले तो वो आपके पास 4 कैलोरीज एनर्जी देती है, प्रोटीन भी 4 कैलोरीज, लेकिन फैट्स आपके पास 9 कैलोरीज एनर्जी देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है प्रीलैक्टल फीडिंग, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।